हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे 2023 का 14 मार्च का क्वेश्चन पेपर। तो अब जैसे कि एग्ज़ाम आ रहा है हमारा 11 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर रिवाइज नहीं करने हैं। जो आपने अब तक जितने आप यू न्यूट्रॉन पे गलत क्वेश्चंस लगाते थे, आपने उसकी स्क्रीनशॉट ले रखी होगी। आप उसकी स्क्रीनशॉट वाले जो रॉन्ग आंसर्स है आप उनको एक बार देखना, और जो 2023 के जो जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे आपको करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो मैंने नई वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने बोला था कि ये न्यू क्वेश्चंस थे, आपको वो न्यू क्वेश्चंस वाली वीडियो भी देख लेना। और उसमें कमेंट सेक्शन में भी कुछ न्यू क्वेश्चंस थे जो मैंने ऐड करना भूल गई थी, तो वो क्वेश्चन भी आप अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आपके न्यू क्वेश्चंस भी हो जाएं, प्लस आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें से आपको कोई भी गलत नहीं करना है। और हाँ, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जितनी भी ड्रग्स अब तक के क्वेश्चंस पेपर में आई थी वो सारी ड्रग्स कर लेना, क्योंकि सारी की सारी ड्रग्स पूछी गई थी क्वेश्चंस में। और मुझे लगता है कि आप लोगों के में भी हमारे वाला क्वेश्चन पेपर रिपीट हो सकता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो किसी के पास नहीं था, क्योंकि वो ऑनलाइन था। ठीक है, तो अब उसी के साथ 14 मार्च 2023 का क्वेश्चन पेपर हम रिवाइज करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक 27-year-old मैन है, उसके इलेक्ट्रिकल इंजरी हुई है। ठीक है, उसके शॉक लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है। ठीक है, तो आप उसको रिसक्सिटेशन दिया गया है कार्डियक एक्टिविटी का, और उसकी कार्डियक एक्टिविटी रीस्टोर हुई है 5 मिनट बाद। तो इसमें पूछा गया है कि क्या कॉम्प्लिकेशन है जो उसको कुछ घंटों में या कुछ दिनों में हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जब इलेक्ट्रिकल इंजरी हुई तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जो मायोकार्डियम होता है ना उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंटेन करता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजरी से मायोकार्डियम अफेक्ट हुई होगी, इस वजह से उसके क्या हो सकता है, उसके सर्कुलेटरी अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, एक्सरे किया है एक पेशेंट का, वो भी अब्डोमिनल कैविटी का। ठीक है, अब अब्डोमन में हमारा क्या आ सकता है, या तो कोई इंटेस्टाइन होगी, या फिर हमारा स्टमक, या फिर किडनीज वगैरह, ये सब आ सकता है। हैज़ शोन सेवरल हेमिस्फेरिकल एरियाज ऑफ ल्यूसेंसी। तो हेमिस्फेरिकल एरियाज ऑफ ल्यूसेंसी मतलब बहुत सारे हेमिस्फेयर दिखते हैं। तो जब बहुत सारे हेमिस्फेयर दिखते हैं ना, तो आपको ध्यान रखो कि जो हमारे हेलुस्ट्रेशंस होते हैं ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे होते हैं, तो इसलिए हेमिस्फेयर दिख रहे हैं एक्सरे पे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है कि पेशेंट है, डॉक्टर के पास आया है, और ट्वाइस आया है, मार्च और नवंबर में, और दोनों टाइम ही उसको डायग्नोस किया था ARVI से। तो हम उसका कैसे फिल करेंगे मोर्बिडिटी केसेस के लिए। तो देख, जब वो पहली बार आया तब भी उसको ARVI था, और अब वो इस टाइम आया अब भी वो ARVI पॉजिटिव है। तो दोनों केसेस में क्या है, वो पॉजिटिव है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, फॉर ईच केस हम उसका पॉजिटिव रखेंगे कि दोनों टाइम उसको वायरल इन्फेक्शन था। ठीक है, अब आ जाओ 4th क्वेश्चन। इसमें क्या देगा, मैंने सबसे पहले इसका पढ़ा, ऑस्कल्टेशन में क्या है, मफल्ड हर्ट साउंड सुनाई दे रहा है, फ्रिक्शन रब आ रहा है पेरिकार्डियम। फ्रिक्शन रब कब आता है, पेरिकार्डाइटिस में आ सकता है, मायो। ठीक है, तो पेरिकार्डाइटिस में फ्रिक्शन, पेरिकार्डियम में रब आ रहा है। ठीक है, मफल्ड हर्ट साउंड हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है उसका लेबोरेटरी में, केराटिनिन। जब भी केराटिनिन, मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ केराटिनिन वी हैव टू पुट द आंसर हीमोडायलिसिस। तो जब भी आपका केराटिनिन बढ़ेगा तो आपको क्या आंसर मार्क करना है, हीमोडायलिसिस। इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को आप कंसेप्ट कह लो, या इस की पॉइंट को आप रख लो, जब भी केराटिनिन बढ़ेगा तो हीमोडायलिसिस हमें आंसर मानना है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, परकशन में टिम्पेनाइटिस सुनाई दे रहा है, ऑस्कल्टेशन में शार्पली वीकेंड ब्रीदिंग आ रही है। ठीक है, 41-year-old मैन है, शार्प पेन इन हिज चेस्ट ऑन द राइट एंड डेवलप्ड प्रोग्रेसिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। द मैंस कंडीशन इज सीवियर, हिज लिप्स एंड म्यूकोसा आर साइनोटिक, रेस्पिरेटरी रेट इतना है, पल्स रेट इतना है। ओवर द राइट हाफ ऑफ द चेस्ट, परकशंस में यह सब आया था, सेकंड हेड साउंड पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर सुनाई दे रहा है। ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, 80/40, मतलब वो हाइपोक्सिया स्टेज में है। ठीक है, तो जब भी पेशेंट हाइपोक्सिया स्टेज में है, मतलब शॉक वाले कंडीशन में है, तो हम उसको क्या करेंगे, उस मतलब कि उसके क्या हुआ होगा भाई, उसकी जो है एयर, प्लूरल कैविटी में जो है एयर भर गई होगी, मतलब न्यूमोथोरैक्स हो गया होगा। तो हम क्या करेंगे, उसकी एस्पिरेशन कर देंगे, उस एयर को प्लूरल कैविटी से बाहर निकालना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, पैरालिसिस हो रखा है 8th और 12th क्रेनियल नर्व का। ठीक है, और हाँ जी, तो जब भी आपका कभी भी 8th और 12th क्रेनियल नर्व जो है
इसमें डिफेक्ट है और आधी बॉडी पैरासिस है, तो ये क्यों हुई है? कोई क्लोट आ गया होगा, ब्लड वेसल्स की सप्लाई में दिक्कत आ गई होगी वहाँ पे, तो हम उस क्लोट को रिमूव करने के लिए क्या देंगे? एंटी क्लोटिंग, तो एंटी कोएगुलेंट्स दे देंगे हम, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि एक वुमेन है, नॉर्मल बॉडी वेट है उसका, लेकिन उसको क्या डायग्नोस हुआ है? उसको डायग्नोस हुआ है यहाँ पे हमारा डायबिटीज़ मेलाइटिस, वो भी फर्स्ट टाइम, मतलब ज़िंदगी में पहली बार उसके डायबिटीज़ मिली है, शुगर मिली है, ठीक है। उसने अटैम्प्ट किया करेक्ट इस ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय किससे? उसने डाइट से उसको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही, ठीक है। अब उसका 24 आवर ग्लाइसेमिक जो है वो 10 से 15 है, ये तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोर देन 6.5% से ज़्यादा होते हैं उसको डायबिटीज़ है, मतलब ये बहुत ज़्यादा है, इसकी कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो हम इस कंडीशन में उसको क्या देंगे? इस कंडीशन में अगर इसमें ऐसे बोलता कि कभी कभार हम इंसुलिन देते हैं, लेकिन इंसुलिन कब मारते हैं? जब उसकी जो है कोई ड्रग ना दी हो उसको, तो फर्स्ट लाइन ड्रग ना दी हो भाई। फर्स्ट लाइन जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस में टाइप 2 में हम क्या देते हैं? पहले तो ड्रग्स पे ही चलाते हैं ना। ड्रग्स में कौन सी वाली? हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पे चलाते हैं। इंसुलिन पहले नहीं देते, इंसुलिन तब देते हैं जब ये ड्रग्स भी क्या हो, फेल हो जाए। तो जब ड्रग्स भी फेल हो जाएंगी ना, तब हम इंसुलिन देंगे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि उसको हमने पहले से हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पे चला रखी थी, अब वो फेल हो गए हैं, तो क्या देंगे? अगर क्वेश्चन में लिखा है पहले वो मेटफॉर्मिन पे थी या इस पे थी, तो उससे अफेक्ट नहीं हुआ है, तो अब हम क्या दे देंगे? तो हम उसको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं था, तो इस वजह से हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग हम लगाएंगे, जो कि है सल्फेनिलमाइड हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है कि फ्लोरोग्राफी की है 45 ईयर ओल्ड पेशेंट की, उसमें फोकाई दिए हैं लो इंटेंसिटी के विद ब्लड मार्जिन ऑन द एपेक्स ऑफ हिज राइट लंग्स। राइट लंग्स के ऊपर जो है मार्जिन कैसे हैं? ब्लड है। तो ये साइन पहली बार आया है, ठीक है, और इससे उसको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रही, कुछ दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। वो बहुत सालों से क्या है, स्मोकिंग करता है। परकशन प्रोड्यूसेस अ पल्मोनरी साउंड अबव द लंग्स। लंग्स में कैसे साउंड आ रहा है? पल्मोनरी साउंड आ रहा है, ठीक है। रेस्पिरेशन में वेसिकुलर है, ऑस्कल्टेशन में कोई भी वीजिंग नहीं है। वीजिंग का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लगे कि हाँ भाई वहाँ लिक्विड है। तो जैसे होता है ना पानी, जब किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो जो स्टार्टिंग वाला होता है तो अजीब सी आवाज़ आती है ना, वो होता है वीजिंग साउंड, ठीक है। लेकिन इसमें तो ऐसी कोई साउंड नहीं आ रही है, और ब्लड टेस्ट भी सब कुछ नॉर्मल है, तो क्या दिक्कत हुई होगी भाई? अब देखो, हमारे में जब लॉन्ग हिस्ट्री होती है स्मोकिंग की, ठीक है, और उसके बाद उसके जब फोकाई मिलते हैं, फोकाई तो हमारे टीबी में मिलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? फोकल पल्मोनरी टीबी। फोकल क्यों? क्योंकि ये अपर लोब में है सिर्फ, तो फोकल है, एक जगह है, तो फोकल पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि इसके फिमोरल ऑस्टियोमाइलाइटिस है 20 साल से, मतलब इतनी क्रोनिक हिस्ट्री है। तो जब भी बहुत ज़्यादा लंबी क्रोनिक हिस्ट्री होती है ना, तो उसमें क्या होता है? अमाइलोइडोसिस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो एक बार मैं क्वेश्चन में देख लो, आंसर में है भाई अमाइलोइडोसिस का ऑप्शन है, तो वो हो सकता है। और क्या दिया है इसमें? प्रोटीन यूरिया। भाई प्रोटीन यूरिया कितना ज़्यादा? मोर देन 3.5 होते ही हम प्रोटीन यूरिया बोलते हैं ना। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो इसके प्रोटीन यूरिया भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अल्फा टू गामा ग्लोबुलिन्स भी बढ़ा हुआ है। तो इसका क्या केस हो जाएगा कि इसके रीनल की दिक्कत है। क्यों? क्योंकि इसके नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी है, ठीक है, इसके नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी है, इस वजह से इसके रीनल की दिक्कत है, और इसके 20 साल से है ऑस्टियोमाइलाइटिस, तो इसके अमाइलोइडोसिस भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी रीनल अमाइलोइडोसिस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, A 28-year-old man was hospitalized on the 9th day of illness with complaint of fever, headache, general weakness, constipation and disturbed sleep. On the skin of his abdomen there were isolated roseolas. तो इस क्वेश्चन में आप देखो ऑप्शन क्या है? टाइफाइड फीवर और एपिडेमिक टाइफस। कई बार हम कंफ्यूजन रहते हैं कि इसका एपिडेमिक मारे या टाइफाइड मारे। भाई इस पेपर में तो टाइफाइड आंसर था, नहीं, फिर वहाँ गलत हो जाता है, वहाँ पे होता है एपिडेमिक। तो कब एपिडेमिक होता है? तो एपिडेमिक टाइफस वहीं होता है जहाँ पे हिस्ट्री दी हो इन्फ्लुएंजा की। अगर इन्फ्लुएंजा की हिस्ट्री दी होती है ना, तो एपिडेमिक मारते हैं, और अगर नहीं दी होती है तो हम टाइफाइड मारते हैं, जो कि एब्डोमिनल टाइफाइड फीवर होता है, मतलब एब्डोमिनल पे रैशेज आ रहे हैं, ठीक है, एब्डोमिनल टाइफाइड फीवर, तो वहाँ पे हमें मारना है टाइफाइड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा टाइफाइड फीवर। अगला देखो, इसमें क्या है, 20 मीटर से घर की दूरी पे है एक वो वेल है, 20 मीटर की दूरी पे घर से। 10 मीटर की दूरी पे क्या है? टॉयलेट। तो ये हाउस है उसका, ठीक है, इससे 20 मीटर दूरी पे है कुआं, ठीक है, 10 मीटर की दूरी पे है टॉयलेट, ठीक है, 10 मीटर, और 15 मीटर पे दूसरे घर हैं, ठीक है, 15 मीटर पे उसके दूसरे घर हैं, नेबर्स हैं। तो मिनिमल डिस्टेंस कितना होगा वेल का और
वेल को पॉल्यूट करने के लिए, ठीक है। तो वेल को पॉल्यूट करने के लिए हमेशा मिनिमम डिस्टेंस जो है वो हम रखते हैं 30 मीटर्स का। कितने का रखते हैं हम? 30 मीटर्स का, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उसका वट कॉम्प्लिकेशन, इसमें हमें कॉम्प्लिकेशन बताना है क्या हुआ है पेशेंट के। तो एम्बुलेंस से एक विक्टिम को लेके आई है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो हाइट से गिर गया था। पेशेंट जो है मल्टीपल फ्रैक्चर है दोनों लेग्स में। पेशेंट की कंडीशन क्या है? सीवियर है। पेशेंट क्या है? कॉन्शियस है बट मेंटली स्लगिश है, मतलब उसको ये नहीं पता वो कहाँ है क्या है, मतलब बस जगा हुआ है, ठीक है। द स्किन कैसी है उसकी? पेल ग्रे। फोरहेड किससे है? पसीनों में आ रखा है, मतलब उसके पसीने में है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट 30 है और ब्लड प्रेशर देखो 80/60, मतलब बंदा किस में जा रहा है? शॉक में जा रहा है, ठीक है। पल्स रेट तभी तो उसके ये सारी है। तो जब भी आपका रेस्पिरेटरी रेट, ये हमें पता चल गया ये शॉक में। अब उसकी डिग्री बतानी है कौन सा डिग्री है। तो जब भी पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर जो है 20 से 30 में होता है तो उसकी सेकेंड डिग्री होती है, ठीक है। ऐसे होता है 0 से 20, 20 से 30, 30 से 45 और मोर देन 45, तो 1 2 3 4 ऐसे डिग्री होती है। तो इसका 20 से 30 के बीच में था, इसलिए इसकी क्या कौन सी डिग्री हो जाएगी? इसकी सेकेंड डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ 13th क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला है कि एक पेशेंट है, इमोशनली अपसेट है, उसके सीजर्स आ गए, ठीक है, टोनिक क्लोनिक सीजर। ये प्रेग्नेंट नहीं है तो इसका मतलब प्री एक्लेम्सिया वगैरह नहीं है। एक्लेम्सिया कब होता है? जब फीमेल क्या हो? प्रेग्नेंट हो। और एपिलेप्सी कब होती है? जब सीजर आ जाए नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में, तब बोलते हैं एपिलेप्सी। तो इसके सीजर आ गए हैं और वो इनवॉलेंट्री यूरिनेशन से स्टॉप हो रहे हैं, मतलब जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर आया है उसके, तो एपिलेप्सी हो गया इसका आंसर, ठीक है। 14th क्वेश्चन देखो। फुल टर्म डिलीवरी वॉज रिजल्टेड इन द बर्थ ऑफ अ लाइव फुल टर्म गर्ल विदाउट एस्फेजिया। उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और वो फुल पैदा हुई है। बेबी कैसा है? इनर्ट है, स्किन पेल है, इक्टेरिक टिंज है, नो एडिमास, द एब्डोमेन सॉफ्ट है, लीवर स्प्लीन इनलार्ज्ड है। ब्लड टेस्ट में क्या मिल रहा है कि मदर्स का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, ठीक है, RH नेगेटिव। मदर कैसी है? RH नेगेटिव। और बेबी कैसा है? RH पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका ऐसा केसेस जब हो ना, जब जिसमें फीमेल जो है वो RH नेगेटिव हो और जो बेबी है वो RH पॉजिटिव हो, तो ये RH इनकम्पेटेबिलिटी होती है। और जब भी RH इनकम्पेटेबिलिटी होती है उसमें क्या होता है कि बच्चे का जो खून होता है ना, उसमें बच्चे के शरीर में हीमोलिटिक डिजीज़ होना, मतलब RBC ब्रेक आउट होने लग जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न। तो इसमें क्या हो जाएगा? हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। 15th क्वेश्चन देखिए। रीजन इन द इतनी फुट हिल्स इज कैरेक्टराइज्ड विद कॉन्स्टेंट हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इन द कोल्ड सीजन while the air temperature जो है moderately low है, population region feels extreme cold है। तो कौन से टाइप? तो आप इसको पूरे क्रॉक 2 के पेपर में कहीं भी आपको रेडिएशन, कंडक्शन, इवेपोरेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या होगा? कन्वेक्शन। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, सी से कार्पेथियन और सी से कन्वेक्शन। अ 58 ईयर ओल्ड वुमेन, ओल्ड पेशेंट है, कंप्लेन्स ऑफ एन इंग्वाइनल ट्यूमर दैट इंक्रीजेज ड्यूरिंग स्ट्रेनिंग एंड कफिंग. There is a pulsating tumor-like formation located below and lateral to the Popper's ligament. So here in this question, first we have to main focus on the location of this tumor, because as you know Popper's ligament, the other name is inguinal ligament. So Popper's ligament का ही दूसरा नाम क्या है? inguinal ligament. तो जैसे कि सपोज ये हमारे inguinal ligament है, ठीक है, इसके नीचे से हमारी femoral nerve, femoral artery वगैरह आती हैं, ठीक है, femoral nerve और NA और V, femoral nerve, artery और vein, ये सब आते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर होता है हमारा जैसे कि इंग्वाइनल लिगामेंट, तो इंग्वाइनल हर्निया आ गई, इसके ऊपर अगर कोई ट्यूमर हो रहा है तो अब इसमें क्वेश्चन बोला था कि बिलो है, मतलब इंग्वाइनल मतलब पॉपर्स लिगामेंट के बिलो है, मतलब नीचे क्या है? फिमोरल नर्व है, फिमोरल आर्टरी है, ठीक है। और लेटरल में है, लेटरल में हमारी क्या है? लेटरल में हमारी आर्टरी है और मीडियल में हमारी नर्व है। तो इसमें लेटरल में आर्टरी, तो आर्टरी का क्या हुआ होगा? एनोरिज्म हुआ होगा। तो इस क्योंकि पल्सेटिंग ट्यूमर आ रहा है ना, मतलब पल्स है साथ में, पल्सेशन सुनाई दे रही है हमें उस क्वेश्चन की, ठीक है। तो जब भी हमें पल्स दिखाई दे या पल्स दिखाई दे, पल्स फील हो रही है, ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे आर्टरी में दिक्कत है, तो फिमोरल आर्टरी एनोरिज्म हुआ होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो 17th, ये क्वेश्चन है लाइटिंग फिक्सचर्स हैव बीन यूज्ड टू इल्यूमिनेट क्लासरूम्स, ठीक है, बट काइंड ऑफ लाइटिंग फिक्सचर्स क्रिएट्स द मोस्ट हाइजीनिकली एक्सेप्टेड लाइटिंग। तो कौन सी हाइजीनिक? तो इस क्वेश्चन का आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या होता था? इनडायरेक्ट लाइट हर जगह मारते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? इनडायरेक्ट लाइट नहीं है। इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट लाइट की जगह क्या वर्ड यूज़ किया गया है? रिफ्लेक्टिंग लाइटिंग, रिफ्लेक्टेड लाइटिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड लाइटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 देखो। अ विक्टिम ऑफ अ कार एक्सीडेंट रिसीव्ड मल्टीपल फ्रैक्चर्स ऑफ द लिम्ब, उसने मल्टीपल फ्रैक्चर है
पैर में उसके और पेल्विक बोन्स में। उसके हिस्ट्री है हीमोफीलिया ए की। हीमाटोमास फॉर्म एट द साइट ऑफ इंजरी, इंजरी की जगह पे हीमाटोमास है। पेशेंट की कंडीशन क्या है, डिटीरियोरेटिंग है। द ब्लड प्रेशर क्या है, बहुत कम है उसका। ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्यूजन एजेंट दैट शुड बी गिवन टू द पेशेंट फॉर ट्रीटमेंट आफ्टर डेक्सट्रॉन्स एंड सेलाइन सॉल्यूशंस आर एडमिनिस्टर्ड। तो क्या कॉम्बिनेशन हम उसको देंगे, तो अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में देखो उसके क्या है, हीमोफीलिया ए है, मतलब उसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन से, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है उस पेशेंट को, ठीक है। और 8 फैक्टर किस में होता है, क्रायोप्रेसिपिटेट से मिल जाता है हमें। तो क्रायोप्रेसिपिटेट में क्या होता है, क्रायोप्रेसिपिटेट में फैक्टर 8 होता है। इसलिए तो जब भी हमारा हीमोफीलिया ए होता था हम क्रायोप्रेसिपिटेट देते थे, जबकि हीमोफीलिया अगर बी होता था तो हीमोफीलिया बी वाले को हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते थे, ठीक है। FFP 8 बी के लिए देते थे और फैक्टर 8 के लिए हम क्रायोप्रेसिपिटेट देते थे। तो इसमें भी हीमोफीलिया ए के लिए हम क्रायोप्रेसिपिटेट देंगे। और बाकी इसमें देखो उसके क्या है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो रहा है और उसके डेक्सट्रॉन्स और सेलाइन सॉल्यूशंस उसको दे रहे थे, ठीक है। और फ्रैक्चर्स भी हो रहा था, तो इसलिए हम साथ में क्या दे देंगे, पैक्ड इरेथ्रोसाइट्स दे देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19th, अ 40-year-old वुमेन ग्रेविडा 6 है, मतलब 6 टाइम वो प्रेग्नेंट हुई है। पेरेंट वो 3 टाइम्स बनी है एट द एज ऑफ 40 वीक्स ऑफ हर पैथोलॉजिकल प्रेगनेंसी। तो उसके थ्रेट एंड मिसकैरेज, टाइप 1 गैस्ट्रोसिस ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ हर प्रेगनेंसी, गेव बर्थ टू अ गर्ल विद एस्फिक्सिया। बेबी की कंडीशन क्या है, सीवियर है। वेट कितना है, 2 kg का। देयर आर साइंस ऑफ इमेच्योरिटी एंड हाइड्रोसिफेलस। तो अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में उसके कब उसके दिक्कत स्टार्ट हुई है, उसके ये स्टार्ट हुई है सेकेंड हाफ ऑफ हर प्रेगनेंसी, मतलब कि थर्ड मिड ऑफ द सेकेंड सेमेस्टर एंड एट द थर्ड सेमेस्टर इसके दिक्कत स्टार्ट हुई है। और इसकी दिक्कत क्या है, बेबी का कैसे, हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। उसके क्या बच्चा पैदा हो चुका है, उसके टाइप उसका जो पहले वाला था उसमें प्रेगनेंसी हुई थी, लेकिन अब उसके बच्चे के क्या मिली है, उसके हाइड्रोसिफेलस मिला है, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। और उसके क्या है, हार्ट साउंड्स क्या है, मफल्ड हार्ट साउंड है, सिस्टोलिक मरमर आ रहा है, इमेच्योर है, ठीक है। और पढ़ो ऑस्कल्टेशन। अब्डोमेन क्या है उसका, इनलार्ज्ड है। लीवर 3 सेंटीमीटर नीचे है, मतलब लीवर इनलार्ज्ड हो रखा है। यूरिन सैचुरेटेड है। स्टूल कैसे कलर का है, लाइट कलर का है। और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने क्या बताया उसके, कोरियोरेटिनाइटिस। तो जहाँ पे कोरियोरेटिनाइटिस, ठीक है, हाइड्रोसिफेलस और ये वाली ट्राइंगल मिल जाए, ठीक है, तो वो होती है टोक्सोप्लाज्मोसिस की ट्राइड। किसकी ट्राइड होती है, टोक्सोप्लाज्मोस की। कोरियोरेटिनाइटिस, हाइड्रोसिफेलस और इंटरवेंट्रिकुलर कैल्समोसमल फोकाई कैल्सिफिकेशन के दिखते हैं, या फिर आप इसमें सिस्टोलिक मरमर देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस मिलते हैं टोक्सोप्लाज्मोसिस में। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोक्सोप्लाज्मोसिस, क्योंकि ये ट्राइड थी टोक्सोप्लाज्मो की। अब अगला क्वेश्चन देखो कि 12 वीक्स में प्रेगनेंसी के वो 12वें हफ्ते में है और उसको पेन हो रहा है लोअर अब्डोमेन में और स्लाइटली ब्लडी डिस्चार्ज भी आ रहा है, ठीक है। वेजाइनल में जब हमने उसका एग्जामिन किया, सर्विक्स बिल्कुल नॉर्मल था। उसका ओरिफिक्स क्या था, क्लोज्ड एक्सटर्नल ओरिफिस था। उसका ओरिफिस क्या था, क्लोज्ड था, ठीक है। बॉडी ऑफ द यूट्रस इनलार्ज्ड है अकॉर्डिंग टू हर टर्म ऑफ प्रेगनेंसी, मेक हर डायग्नोसिस, ठीक है। तो अब आप इसमें देखो, जब हमारे क्या होते हैं, एक होता है थ्रेटेंड, ठीक है, एक होता है इनएविटेबल या इमिनेंट प्रेगनेंसी, इमिनेंट मिसकैरेज देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया थ्रेटेंड मिसकैरेज, यहाँ लिख लिया इमिनेंट मिसकैरेज, फिर ओपन इनकम्प्लीट और फिर कंप्लीट मिसकैरेज होता है, ठीक है। तो अब इनका डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। जब थ्रेटेंड मिसकैरेज होता है ना, तो उसमें भी ब्लडी डिस्चार्ज आता है, इमिनेंट में भी ब्लडी डिस्चार्ज आता है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट में भी आता है। लेकिन थ्रेटेंड में क्या होता है, आपका इंटरनल ओस जो होता है ना, जो हमारा एक्सटर्नल वो क्या होता है, हमारा क्लोज्ड होता है, ठीक है। और इमिनेंट में क्या होता है, इमिनेंट में हमारा ओपन हो जाता है, ठीक है, ओपन होता है। लेकिन इमिनेंट में भी ऐसा होता है कि हम उस कंडीशन को वापस रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन थ्रेटेंड में हम कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक्सटर्नल ओरिफिस जो है वो क्लोज्ड है। इमिनेंट में क्या है, ओपन हो जाता है, ठीक है। सिर्फ एक ही कंडीशन होती है जिसमें क्लोज रहता है, वो होती है थ्रेटेंड में। तो एक्सटर्नल ओरिफिस क्लोज किस में रहता है, थ्रेटेंड में। बाकी सब में एक्सटर्नल ओरिफिस क्या है, ओपन हो जाता है, ठीक है। इमिनेंट भी आंसर देखा होगा आपने क्रोक के क्वेश्चंस में। तो इमिनेंट कब होता है, जब ओपन हो गया है, ठीक है। एक्सटर्नल ओरिफिस तो ओपन हो गया है, ना तो प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है और ना ही फीटस बाहर आया है, ठीक है। उसमें सिर्फ डायलेशन होना स्टार्ट हो जाता है और ब्लडी डिस्चार्ज आता है। तो उसका आंसर हम क्या मारते हैं, इमिनेंट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया है कि देख जो अडल्ट हैं, जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो उनकी परसेंटेज 31 दी हुई है, जबकि जो बूढ़े लोग हैं उनकी परसेंटेज 20% दी हुई है। मतलब बूढ़े लोग ज़्यादा है, अडल्ट और बच्चे कम है।
सॉरी इसमें बोला है बच्चे ज़्यादा हैं और बूढ़े कम हैं, तो मतलब बच्चे ज़्यादा हैं वही तो, अब बच्चे ज़्यादा है और बूढ़े कम है, बूढ़े मरने के बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चे तो ज़्यादा थे और बूढ़ों की संख्या कम थी, ठीक है। इससे पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि पॉपुलेशन बढ़ गई। लेकिन अगर मैं इसी को उल्टा कर दूँ कि बच्चे कम हैं और बूढ़े ज़्यादा हैं, तो बूढ़ों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, बूढ़े हट गए तो बच्चे क्या थे, कम, तो पॉपुलेशन क्या हो गई, कम। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 22, इसमें क्या बोला गया है कि एक 13 ईयर ओल्ड बॉय है, उसके खांसी है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। ऑनसेट डिजीज़ की कब है, 1 साल पहले हुई है। उसको एस्फिक्सिया अटैक आया है 1-2 बार पर महीने, हर महीने मतलब पर मंथ उसको 1-2 बार अटैक आ जाता है, ठीक है। चाइल्ड एंजियस है, एक्सपीरेटरी डिस्निया है, एक्सपीरेशन में दिक्कत हो रही है, मतलब यहीं से पता चल जाता है उसके COPD है, ठीक है, क्योंकि उसके एक्सपीरेशन में दिक्कत है, और एक्सपीरेशन में किस में होती है, अस्थमा में दिक्कत होती है, ठीक है। स्किन उसकी पेल है, नेजोलेबियल ट्रायंगल कैसा है, साइनोटिक है, रेस्पिरेटरी रेट 48 है, परकशन में बैंड बॉक्स रेजोनेंस सुनाई दे रहा है लंग्स में, ऑस्कल्टेशन में वीक ब्रीदिंग है, और बायलेटरल ड्राई वीजिंग है, और फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम क्या है, 80% है नॉर्मल की, ठीक है। तो क्या मेडिसिन देंगे भाई, अस्थमा होता है तो हम क्या देते हैं, बीटा देते हैं, बीटा एगोनिस्ट देते हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, साल ब्यूटामोल, ठीक है, बीटा एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट, तो साल ब्यूटामोल। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 23। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें बोला गया है पेशेंट है, उसके क्या है, रूमेटिज्म के साथ वो प्रेजेंट हुआ है, डायस्टोलिक ट्रेमर आ रहे हैं चेस्ट वॉल में, हार्ट साउंड एम्पलीफाइड है, मतलब ज़्यादा लाउड सुनाई दे रहा है, डायस्टोलिक मर्मर आ रहा है प्रीसिस्टोलिक एम्पलीफिकेशन के साथ, ठीक है। तो आपने याद किया होगा कि MSMD करता है, MSMD मतलब माइट्रल स्टेनोसिस में कौन सा साउंड सुनाई देता है, मिड डायस्टोलिक मर्मर सुनाई देता है, ठीक है। तो MS क्या करता है, MD करता है, और MD जब मिड डायस्टोलिक मर्मर आता है उससे पहले प्री सिस्टोलिक एसेंसुएशन होता है। तो प्री सिस्टोलिक एसेंसुएशन जैसे होता है ना, मिड डायस्टोलिक मर्मर आने के बाद हो गया आपका प्रीसिस्टोलिक एसेंसुएशन। तो MS का ऑप्शन पढ़ो अब इसमें, स्टेनोसिस ऑफ द लेफ्ट AV ओरिफिस, ठीक है, माइट्रल वेल इनसफिशिएंसी, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस। तो स्टेनोसिस किस में है, माइट्रल का स्टेनोसिस किस में है, फर्स्ट वाला ऑप्शन ध्यान से पढ़ो कि लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट साइड में एट्रिया और वेंट्रिकल में कौन सा वेल्व होता है, माइट्रल वेल्व होता है। अगर राइट का बोलते हैं तो ट्राइकस्पिड होता है, तो इसमें लेफ्ट का बोला है, तो पहले क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, MS। तो MS कैसे हो गया, स्टेनोसिस ऑफ द लेफ्ट AV ओरिफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप 24। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एट अ फैक्ट्री विद हार्मफुल वर्किंग कंडीशन अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मेजर्स वाज बीइंग टेकन टू रिड्यूस द मोर्बिडिटी अमंग द वर्कर्स में जो मोर्बिडिटी हो रही है उसको कम करना है। फॉर बेटर इफेक्ट द फैक्ट्री डॉक्टर वॉज सेपरेटली मॉनिटरिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉल इल फ्रिक्वेंटली एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो जल्दी जल्दी बीमार होते थे और लंबे टाइम के लिए। तो ये कौन सी मोर्बिडिटी को रिक्वायर करता है, भाई देखो अगर कोई बार बार बीमार हो रहा है और लंबे टाइम के लिए हो रहा है तो ये टेम्पररी डिसेबिलिटी हो गई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी हमारी टेम्पररी डिसेबिलिटी, और हमेशा टेम्पररी डिसेबिलिटी होती है तो कौन देखता है, तो देखता है MSEC ही उसकी छुट्टी देता है, ठीक है। तो MSEC पे भी क्वेश्चन आता है और टेम्पररी डिसेबिलिटी पे भी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है 38 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसके एपिसोड हुआ है पैराजिस्मल हाइपरटेंशन का, और उसका ब्लड प्रेशर देखो 240। जब भी हमारा 200 से ज़्यादा हो जाता है ना तो हम उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन, मतलब उसके हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, और उसके नोजिया है, वोमिटिंग है, टैकीकार्डिया है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, हाइपरग्लाइसीमिया भी है ब्लड में, मतलब कि शुगर लेवल उसका क्या है, काफ़ी इंक्रीज है, ठीक है। आफ्टर द एपिसोड अ परफ्यूज यूरिनेशन अकर्स, जैसे उसके पसीना आता है, पसीने के बाद वो तुरंत यूरिन पास आउट कर देता है, ठीक है। रीनल सोनोग्राफी में क्या मिला है, उसके अपर पोल ऑफ द राइट किडनी दैट माइट बिलोंग टू द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। उसके कुछ स्ट्रक्चर, एक न्यू फॉर्मेशन दिखाई दी है राइट किडनी के ऊपर में। तो राइट किडनी के ऊपर में क्या होता है, हमारी एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका मतलब एड्रिनल ग्लैंड में थोड़ी बहुत दिक्कत है, और एड्रिनल ग्लैंड में अगर कोई दिक्कत है तो हम उसके लिए क्या चेक कराएंगे, हम उसके लिए कैटाकोलामीन्स और वेनाइल मेंडेलिक एसिड का लेवल चेक करते हैं, ठीक।